क्रिप्टो करेंसी टेदर ने जबरन बनाया गोल्ड को अपना पार्टनर। एक निजी क्रिप्टो करेंसी दिग्गज टेदर टेदर जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन यूएसडीटी जारी करता है, ने चुपचाप लगभग 116 टन भौतिक सोना जमा कर लिया है। इससे यह मध्यम आकार के केंद्रीय बैंकों की श्रेणी में शामिल हो गया है। सिर्फ 2024 की तीसरी तिमाही में ही टेदर की खरीदारी ने वैश्विक सोने की कुल मांग का लगभग 2% और सभी केंद्रीय बैंकों की खरीदारी का 12 से 14% हिस्सा बनाया। ऐसे बाजार में जहां छोटी छोटी अतिरिक्त मांग भी कीमत को प्रभावित कर सकती है, यह एक अप्रत्याशित स्रोत से आई महत्वपूर्ण नई मांग है। यह घटना चौंकाने वाली है क्योंकि सोने को परंपरागत रूप से इसलिए मूल्यवान माना जाता रहा है कि यह आधुनिक वित्तीय प्रणाली के क्रेडिट, वादों और काउंटरपार्टी जोखिम से पूरी तरह अलग रहता है। लेकिन अब सिंथेटिक डिजिटल डॉलर जारी करने वाली सबसे विवादास्पद और अपारदर्शी कंपनी में से एक, जिसने पहले अपने रिजर्व के बारे में नियामकों को गुमराह करने की बात स्वीकार कर जुर्माना भरा है, अब वह खुद सबसे शुद्ध, किसी और की देनदारी नहीं वाली संपत्ति का बड़ा खरीदार बन गई है। टेदर यह सोना स्विट्जरलैंड के अज्ञात वॉल्टों में रखता है और उसने एक टोकनाइज्ड गोल्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जिसके कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें सीधे भौतिक सोना रखने से कहीं अधिक काउंटरपार्टी और संरचनात्मक जोखिम है। गहरी चिंता यह है कि यदि टेदर में विश्वास डगमगाया, चाहे नियामकीय कार्रवाई से, रिडेम्पशन दबाव से या स्टेबल कॉइन के इनफ्लो के उलटने से, तो कंपनी को अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए सोना बेचना पड़ सकता है। इससे ठीक वैसी ही जबरन बिकवाली की संक्रामक स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे बचने के लिए लोग सोना खरीदते हैं। संक्षेप में, सोने के बाजार का एक हिस्सा अब वही कमजोरी ले रहा है जिससे बचने के लिए सोना खरीदा जाता रहा है। फिर भी यह विश्लेषण चेतावनी देता है कि टेदर पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। यह एक आकर्षक विसंगति जरूर है, लेकिन मुख्य चालक कतई नहीं है। आज के सोने के बाजार के नीचे असली संरचनात्मक शक्ति है केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी। 1970 के दशक की शुरुआत के बाद पहली बार इतना ऊंचा स्तर, जो वैश्विक मौद्रिक जोखिम के गहरे और स्थायी पुनर्मूल्यांकन से प्रेरित है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पश्चिमी देशों ने सैकड़ों अरब डॉलर के विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए, तब से केंद्रीय बैंक, खासकर एशिया और उभरते बाजारों के, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिर्फ अपने देश के वॉल्ट में रखा भौतिक सोना ही वाकई किसी दूसरे संप्रभु देश की राजनीतिक पहुंच से परे है। यह मांग अलोच्य, इनेलास्टिक है, यानी यह कीमत के अस्थायी उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि ऑन्स की रणनीतिक जरूरत पर आधारित है। कीमत गिरे तो और ज्यादा खरीदते हैं। जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश अभी भी अपने साथियों की तुलना में बहुत कम सोने का भंडार रखते हैं। अगर इनमें से कुछ देश भी अमेरिका या जर्मनी जैसा स्तर हासिल करना चाहें, तो अतिरिक्त टनेज की जरूरत कई साल की वैश्विक खदान उत्पादन से ज्यादा होगी। यही संरचनात्मक कमी सोने के लिए दीर्घकालिक तेजी की असली हवा है, और कोई निजी स्टेबल कॉइन जारी करता, चाहे जितना बड़ा हो, इसे बदल नहीं सकता। इसलिए टेदर सोने की मांग में एक नया पांचवां बल तो जोड़ता है: आभूषण, निवेश, बार, ईटीएफ, वायदा सटोरिये और केंद्रीय बैंक के साथ। लेकिन यह अल्पकालिक जटिलता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं। लंबे समय में कीमत की दिशा तय करेंगे वे संप्रभु संस्थान जो दशकों में सोचते हैं, न कि कोई निजी क्रिप्टो कंपनी जो तिमाही आधार पर अपना बैलेंस शीट बढ़ाती है। निवेशकों के लिए अंतिम संदेश स्पष्ट है: अगर सोने का पूरा मकसद काउंटरपार्टी जोखिम, वित्तीय इंजीनियरिंग और कस्टोडियल निर्भरता से बाहर निकलना है, तो सबसे शुद्ध रूप वही है: पूरी तरह आवंटित, पूरी तरह अलग रखा गया भौतिक सोना जो स्पष्ट कानूनी स्वामित्व में आपके अपने नाम पर हो। कागजी वादे नहीं, टोकनाइज्ड प्रोडक्ट नहीं, और निश्चित रूप से किसी विवादास्पद नियामकीय इतिहास वाले स्टेबल कॉइन जारीकर्ता के बैलेंस शीट के जरिए मिलने वाली संपत्ति नहीं। सोने की तेजी इसलिए नहीं है कि वह क्रिप्टो लिक्विडिटी से बंध गया है,
बल्कि इसलिए है कि दुनिया की सबसे अधिक प्रणालीगत जोखिम समझने वाली संस्थाएं चुपचाप उस एकमात्र संपत्ति को सुरक्षित कर रही हैं जो इतिहास के हर मौद्रिक प्रयोग से बचकर निकली है। टेदर किनारे पर शोर तो पैदा कर सकता है, लेकिन संकेत केंद्रीय बैंकों के शांत और स्थिर व्यवहार से आता है, और वह संकेत यही कहता है कि सोना बना रहेगा।